वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में रतनपुर के कलचुरी वंश को देख रहे थे और कल ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना बीच में बंद हो गया था। तो जो कुछ फैक्ट्स बच गए मैं उसको आज इस वीडियो में कवर कराऊंगा। तो कलचुरी के शासन व्यवस्था में जो हमको देखना है वो उनके प्रमुख जो अधिकारी थे उनके बारे में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनके जो प्रमुख अधिकारी थे जैसे विदेश मंत्री, तो उस विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो महासंधि विग्रहक, महासंधि विग्रहक। अब हर एक राजा के तो अधिकारी होंगे ना, एक राजा पूरे राज्य को तो संभाल नहीं सकता। तो राजा पूरे राज्य को संभाल नहीं सकता तो उसको संभालने के लिए कुछ अधिकारी उनके मदद करेंगे। तो जो महासंधि विग्रहक था वो राज्य का विदेश मंत्री था। ये प्रश्न आता है तो आपको ये सब याद रखना है, विदेश मंत्री थे। इसके अलावा एक दो और याद रखिए, महाप्रतिहार। जो महाप्रतिहार थे वो संचार विभाग के प्रमुख थे। संचार के प्रमुख थे। इसलिए इसके अलावा आप कुछ और अधिकारीगण के नाम याद रखिए, जैसे सचिवालय के प्रमुख। सचिवालय के प्रमुख को कहा जाता था महाअध्यक्ष। महाअध्यक्ष ये सचिवालय के प्रमुख थे। दूसरा याद रखिए, सैन्य प्रशासन के जो प्रमुख अधिकारी थे वो थे महासेनापति। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को बोलते थे दंड पाशिक। दंड पाशिक। तीसरा याद रखिए, किले की रक्षा करने वाले अधिकारी का नाम था महाकोट्टसाल। जो पद का नाम था वो है महाकोट्टसाल। महाकोट्टसाल। इस तरह के ये कुछ प्रमुख अधिकारी हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ बुक में मिलेगा, उसको याद रखना। ये प्रमुख अधिकारी हो गए। कलचुरी शासन में ना स्थानीय प्रशासन की भी व्यवस्था थी। स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, नगरीय निकाय व्यवस्था है, उसी प्रकार यहां पर भी गांवों में या छोटे जगहों पे, नगरों पे स्थानीय संचालन, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। तो स्थानीय कार्यों के संचालन हेतु नगरों एवं गांवों में पंचकुल नामक, ये संस्था का नाम याद रखना, पंचकुल। पंचकुल नामक संस्था होती थी जिसमें 5 सदस्य होते थे, कहीं कहीं 10 सदस्य होते थे। 5 सदस्य होते थे और कहीं कहीं 10 सदस्य होते थे। तो इस 5 सदस्यों में या 10 सदस्यों में कोई एक मुखिया होता था। उस मुखिया को बोला जाता था महत्तम और अन्य सदस्यों को कहा जाता था महत्तर। ये याद रखना। तो इस प्रकार जो कलचुरी, रतनपुर के जो कलचुरी शासक के बारे में हम पढ़ रहे थे वो आज कंप्लीट हुआ। इसके बाद अपने को छत्तीसगढ़ में मराठा शासक को देखना है। यहां से भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हम लोग देखें कि 1741 ईस्वी में मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया और उस समय शासक रतनपुर के कौन थे? रघुनाथ सिंह थे। तो रघुनाथ सिंह ने लड़ाई ना करते हुए क्या किया? आत्मसमर्पण किया और मराठा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किए। तो छत्तीसगढ़ में जो मराठा शासक है ना उसको हम लोग तीन भाग में पढ़ेंगे। जो पहला भाग है, ध्यान से समझिएगा, पहला भाग है वो है अप्रत्यक्ष शासन। अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन। इसमें हम देखेंगे 1741 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। जिसका दूसरा भाग हमने को पढ़ना है वो है प्रत्यक्ष मराठा शासक। प्रत्यक्ष मराठा
शासन। ये 1757 के बाद से 1787 तक हम देखेंगे ईस्वी में। और जो तीसरा खंड होगा वो है सूबा शासन। ये पेन टेबलेट में थोड़ी हैंड राइटिंग खराब बनती है, तो इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, 2 बार 3 बार बोल रहा हूं, ताकि जो समझ में नहीं आएगा, लिखा हुआ क्या है समझ में नहीं आएगा, वो बोलने से आपको क्लियर हो जाएगा वो लिखा क्या है। सूबा शासन। और इसके बाद जो इसको मैं और जनरलाइज कर रहा हूं चौथे और पांचवें खंडों में। जो चौथा और पांचवा खंड होगा, मैं इस पेज में लिखता हूं चौथा और पांचवा खंड। जो चौथा खंड होगा वो होगा ब्रिटिश के अधीन मराठा। ब्रिटिश के अधीन मराठा। शासक। और पांचवा जो हम पढ़ेंगे पुनः मराठा शासक। पुनः मराठा शासन। तो ये 5 खंडों को आप एक बार फिर से देख लो। अप्रत्यक्ष मराठा शासक शासन, दूसरा प्रत्यक्ष मराठा शासन, तीसरा सूबा शासन, चौथा ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, और पांचवा जो है पुनः मराठा शासन। तो जो अप्रत्यक्ष मराठा शासन थे ना, इसमें आ जाएगा नाम रघुनाथ सिंह का, जिन्होंने युद्ध ना करते हुए आत्मसमर्पण कर लिए थे, और आत्मसमर्पण करने के बाद मराठों के अधीन होकर शासन व्यवस्था संभाली। रघुनाथ सिंह के बाद मैंने कल नाम बताया था आपको मोहन सिंह का। ये दोनों अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर क्या हुआ, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के माध्यम से मराठों ने अप्रत्यक्ष शासन किया छत्तीसगढ़ में। मोहन सिंह की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ में मराठा शासन प्रत्यक्ष रूप से होने लगा। मतलब मराठा के जो शासक थे बिंबाजी भोसले, इन्होंने रतनपुर से प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था संभाली। बिंबाजी भोसले ने 1757 से 87 तक 30 वर्षों यहां छत्तीसगढ़ में शासन किया। इनके मृत्यु के पश्चात जो शासक नियुक्त हुए वो है वेंकोजी भोसले। तो वेंकोजी जो भोसले है ना, वो छत्तीसगढ़ में आकर रतनपुर से शासन नहीं किए, बल्कि महाराष्ट्र में ही रहकर छत्तीसगढ़ में सूबेदार के माध्यम से शासन व्यवस्था को संभाला। उसके बाद हम ब्रिटिश के अधीन मराठा शासक भी देखेंगे और फिर पुनः मराठा शासन को भी देखेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं। अप्रत्यक्ष तो मैंने कल करा दिया है, आज हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष मराठा शासन, इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रत्यक्ष मराठा शासन के दौरान बिंबाजी भोसले क्या हुए, शासक हुए। देखो जहां भी समझ नहीं आएगा ना, आप मुझे कमेंट करना और पूछना कि यहां समझ में नहीं आया, मैं उसको बताऊंगा। ये रघुजी के पुत्र थे, रघुजी प्रथम के पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाया। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं बताने चल रहा हूं, इन्होंने ना अपने शासन काल में राजभाषा मराठी को बनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने रतनपुर की पहाड़ी में राम टेकरी के मंदिर का निर्माण करवाया। राम टेकरी, रतनपुर की पहाड़ी में राम टेकरी के मंदिर का निर्माण कराया। विजयदशमी पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा आरंभ कराई। रतनपुर में न्यायालय की स्थापना कराई। इनके शासनकाल में ब्रह्मदेव राय द्वारा निर्मित दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार कराया गया। तो ये 2 प्रश्न यहां से बनेगा। दूधाधारी जो मठ है, इसका निर्माण किसने कराया है? तो निर्माण रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय द्वारा कराया गया। और इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा? बिंबाजी भोसले के द्वारा कराया गया।
इन्होंने दो जमींदारी की शुरुआत की। वो दो जमींदारी में पहला राजनांदगांव और दूसरा खुज्जी जो कि डोंगरगढ़ में स्थित है। अब यहां से एक चीज याद रखना, ये परगना पद्धति के सूत्रधार थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि परगना पद्धति के सूत्रधार कौन है, परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे, तो इनका नाम याद रख लेना, बिंबाजी भोसले। अब परगना पद्धति क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये याद रखिए कि परगना पद्धति के सूत्रधार थे, इन्होंने परगना पद्धति की शुरुआत की थी, ऐसा समझिए। इसके बाद जो शासक हुए वो है वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले जो ने ना अप्रत्यक्ष रूप से सूबेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। वो छत्तीसगढ़ ज्यादा आए भी नहीं थे, अपने शासन काल के दौरान वो केवल 2 से 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। तो इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सूबेदार के माध्यम से। अब सूबेदार क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं, समझना सूबेदार क्या है। जैसे ये क्षेत्र हो गया वेंकोजी भोसले का, पूरे महाराष्ट्र का क्षेत्र, मराठा क्षेत्र, और यहां बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। अब वेंकोजी भोसले यहां अपनी राजधानी में रहते थे, वो छत्तीसगढ़ में शासन करने नहीं आए थे। तो उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा, उस आदमी को कहा गया सूबेदार। जो सूबेदार था वो छत्तीसगढ़ का मुख्य राजा हो गया। अब सूबेदार क्या करता था, वही काम, राजा को सैन्य सहायता प्रदान करेगा, राजा को टैक्स भेजेगा, इस प्रकार का सूबेदार का काम था। मतलब टैक्स कलेक्शन मेन काम था इसका, कर इकट्ठे करना, कर इकट्ठा करने के बाद वेंकोजी भोसले तक पहुंचाना, यह सूबेदार का काम था। ठीक है, तो वेंकोजी भोसले ने सूबेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। अब आपके एग्जाम में पहला प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे। तो प्रथम सूबेदार का नाम याद लिखना, महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर। जहां भी कोई दिक्कत आ रही होगी कि ये पोर्शन समझ में नहीं आया, यहां पर कोई परेशानी है, मुझे कमेंट करना, मैं उसको कोशिश करूंगा। ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार हैं। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन है, तो इनका नाम याद रखना, महिपत राव दिनकर। अब दूसरा एक यहां से क्वेश्चन बनेगा कि महिपत राव दिनकर के कार्यकाल के दौरान यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो दूसरे सूबेदार हुए उनका नाम है विट्ठल राव दिनकर। जो दूसरे सूबेदार हैं उनका नाम मैं यहां लिख देता हूं, विट्ठल राव दिनकर। ये परगना पद्धति के जन्मदाता है। पद्धति के जन्मदाता मतलब इन्होंने विट्ठल राव दिनकर ने छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति को शुरुआत की। परगना पद्धति का मतलब छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ थे। इस 36 गढ़ों को 27 परगनों में विभाजित कर दिया। 27 परगनों में, जैसे समझिए ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ का रतनपुर यहां पर हो गया। अब रतनपुर में तो सूबेदार बैठा है। अब सूबेदार पूरे छत्तीसगढ़ से टैक्स कैसे वसूली करेगा, तो इसने ऐसे छोटे छोटे परगनों में छत्तीसगढ़ को विभाजित कर दिया। जैसे आज जिले होते हैं उसी प्रकार ये परगनों में डिवाइड कर दिया, 27 परगनों में। अब इस 27 परगनों में एक एक अपने अधिकारी को भेजा। उस 27 परगनों में एक एक अधिकारी को भेजा, तो मतलब परगना के जो प्रमुख है या परगना का प्रमुख अधिकारी है उसे कहा जाता था कमाविंसदार। कमाविंसदार। तो 27 कमाविंसदार 27 परगनों के प्रमुख थे, और ये कमाविंसदार का जो हेड होता था वो होता था सूबेदार। सूबेदार का हेड होता था महाराष्ट्र या मराठों का शासक, प्रमुख शासक, जो विट्ठल राव दिनकर वेंकोजी भोसले थे। यहां तक समझ में आया?
तो छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में विभाजित किसने किया? विट्ठलराव दिनकर ने किया। यह प्रश्न बनेगा। इनके शासनकाल में एक यूरोपीय यात्रा ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, उनका नाम है कैप्टन ब्लंट। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, कैप्टन ब्लंट। इसके बाद जो अगले सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ के, उनका नाम है भवानी कालू, जो कि अल्पकालीन सूबेदार थे, बहुत ही कम समय के लिए छत्तीसगढ़ के सूबेदार बने थे। जो चौथे नंबर के सूबेदार हैं, उनका नाम है केशव गोविंद। केशव गोविंद, इनका कार्यकाल सबसे लंबा था। इनके कार्यकाल के दौरान एक यूरोपीय यात्री ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, उनका नाम है कोलब्रुक, जो कि सीजी व्यापम में प्रश्न बना हुआ है। कोलब्रुक। तो 3 यूरोपीय यात्री का हम नाम पढ़े, पहला जॉर्ज फॉरेस्टर, दूसरा कैप्टन ब्लंट और तीसरा कोलब्रुक। तो कोलब्रुक ने केशव गोविंद के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ की यात्रा किए थे। फिर उसके बाद 5वें नंबर के जो सूबेदार हैं, उनका नाम है वेंकोजी पिंडरी एवं दीरो कुल्लर। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 6वें नंबर के सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ में, उनका नाम है बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल। इनके दौरान ना जो नागपुर शासक रघुजी द्वितीय थे, उनकी मृत्यु हो गई, और इनके शासनकाल के दौरान ही छत्तीसगढ़ के जो भोसला शासक थे, वेंकोजी भोसला, उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद 7वें नंबर के जो सूबेदार बने, वो सखाराम बापू थे। 8वें नंबर के सूबेदार हैं, उनका नाम है सीताराम टांटिया। और 9वें नंबर के जो अंतिम सूबेदार हैं, उनका नाम है यादव राव दिनकर। ये नाम याद रख लेना, यादव राव दिनकर। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे, तो उनका नाम क्या बोलोगे आप? यादव राव दिनकर। ये याद रख लो। अब क्या हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। इस तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, मराठा शासक की हार हो गई, जिसके वजह से अब यहां पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, कहानी लंबी है, लेकिन यहां मैं बता नहीं सकता कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, जो हम लोग 2-4 वीडियो में खत्म कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, मंडी निरीक्षक के लिए, छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर हम डिटेल में पढ़ें तो 1 महीने का है। 1 महीने में जाके खत्म होगा। 1 महीने में आप इसको समझ पाओगे। लेकिन 1 महीना हमारे पास समय नहीं है। 1 महीने बाद तो आपका एग्जाम हो जाएगा। 29 अप्रैल को एग्जाम है शायद ना, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, संभवतः 29 अप्रैल को एग्जाम है। 1 महीने में छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट होगा अगर मैं डिटेल में पढ़ाना चालू करूं, तो इतना समय हमारे पास है नहीं। ठीक है, इतने समय नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बस आप याद रखते चलिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के जो अंतिम सूबेदार थे, उनका नाम था यादव राव दिनकर। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासनकाल आ जाएगा। मतलब हम यहां तक पहुंच गए हैं। हमने क्या क्या देख लिया? हमने अप्रत्यक्ष शासनकाल देख लिया, प्रत्यक्ष मराठा शासन देखा, हमने सूबा शासन, सूबेदार वाला शासन देखा। अब हम देखने वाले हैं ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन, ये देखने वाले हैं, चौथे खंड की ओर है। तो इस दौरान मैं लिख दूं यहां पर 1818 से 1830 के मध्य तो छत्तीसगढ़ है ना, वो ब्रिटिश के अधीन आ गया। तो इस दौरान छत्तीसगढ़ में कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक हुए। छत्तीसगढ़ में कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक। ये यहां से एक प्रश्न बनेगा कि पहला कौन है, अंतिम कौन है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा जो पहली बार छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब उन लोग सोच रहे होंगे कि अभी अचानक से मराठा था, मराठा शासन कर रहे थे, अब मराठा के बाद अचानक से अंग्रेज कैसे आ गए। तो आपको मैं मोटा मोटा एक बात बता दूं, मराठों और अंग्रेज के मध्य तृतीय आंग्ल युद्ध हुआ, और इस आंग्ल युद्ध में अंग्रेज जीते।
और एक समझौता हुआ, मराठों और अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ। इस समझौता के अंतर्गत अंग्रेज कुछ वर्षों के लिए क्या किए, छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था को संभाले। तो उस शासन व्यवस्था के दौरान छत्तीसगढ़ में 6 ब्रिटिश अधीक्षकों ने शासन किए। तो इसमें से जो प्रथम थे उनका नाम है कैप्टन एडमंड। कैप्टन एडमंड, इनका शासनकाल काफी कम था। ये 1818 में आए और 1818 में ही चले गए। इनके शासनकाल के दौरान डोंगरगढ़ के जमींदार ने विद्रोह किया था, बस ये याद रख लेना, जिस पर कैप्टन एडमंड ने नियंत्रण पा लिया। तो ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो नाम क्या याद रखना है? कैप्टन एडमंड। दूसरा है पी एगन्यू। पी अगन्यू, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका 1818 से 1825 तक शासनकाल था। अब यहां बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। तो पहला फैक्ट याद रखना, राजधानी परिवर्तन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर लेके गए। तो इन्हीं के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर बनी। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनी? तो 1818 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी क्या बनाया? रायपुर बनाया। और उसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजधानी आज तक क्या है? रायपुर है या नया रायपुर है। इन्होंने पहला काम तो राजधानी परिवर्तन किया, दूसरा काम परगनों की संख्या में परिवर्तन किया। जैसे हम लोग देखे थे कि छत्तीसगढ़ में 27 परगने थे, देखे थे इसको हम लोग। यहां पर विट्ठल राव दिनकर ने 27 परगनों में विभाजित किया था छत्तीसगढ़ को। तो जो एगेन्यू है उन्होंने 27 परगनों के स्थान पर क्या कर दिया? केवल 8 परगनों में सीमित कर दिया। ऐसा क्यों किया? 27 परगनों में 27 अधिकारी काम करते थे, तो ज्यादा पैसा अंग्रेजों का जा रहा था, तो उसको सीमित करके 8 कर दिया। अब 8 परगना में केवल 8 अधिकारी काम करेंगे, 8 कमाविंसदार काम करेंगे, तो केवल 8 को सैलरी पे करना होगा। ठीक है, तो ये 8 परगने कौन कौन से थे इसका नाम मैं बता दूं, रायपुर, रतनपुर, राजरो, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़ व खरौद। और कुछ समय बाद बालोद को 9वां परगना बनाया गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, सबसे बड़ा परगना कौन सा था? सबसे बड़ा परगना था वो था रायपुर, और सबसे छोटा परगना था वो था राजरो। ये नाम याद रख लेना। उसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण काम है, लेकिन वो इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। जो तीसरे ब्रिटिश अधीक्षक हुए उनका नाम था कैप्टन हंटर। चौथे थे, उनका नाम था सैंडिस, मिस्टर सैंडिस। इनके बारे में कुछ फैक्ट याद रखना है। इन्होंने पहली बार हिंदू मुस्लिम कैलेंडर के स्थान पर अंग्रेजी कैलेंडर जारी किया। इन्होंने पहली बार अंग्रेजी भाषा को सरकारी राजकाज की भाषा बनाया। इनकी शासनकाल में डाक तार व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 5वें नंबर में जो ब्रिटिश अधीक्षक हुए वो थे विलिकंस। और 6वें नंबर के जो हुए उनका नाम है क्राफर्ड। क्राफर्ड, ये नाम याद रख लेना। क्राफर्ड के शासनकाल में 1829 ईस्वी में ब्रिटिश रेजिडेंट विल्डर एवं भोसला शासक रघुजी तृतीय के बीच संधि हुआ, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ का शासन पुनः भोसलों को सौंप दिया गया। मतलब क्राफर्ड के बाद कोई अन्य ब्रिटिश अधीक्षक नहीं हुए। अब क्राफर्ड ने अपना शासन व्यवस्था पुनः किसको सौंप दिया? भोसलों को सौंप दिया। मतलब मराठा शासन फिर से आने वाला है। मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। हम लोग अभी पढ़े थे, ब्रिटिश अधीन मराठा शासक पढ़ रहे थे। इसके बाद हुआ क्या? ब्रिटिश और मराठों के बीच एक समझौता हुआ। उस समझौता के तहत पुनः शासन व्यवस्था जो है मराठों को सौंप दी गई। थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि पहले मराठा किए, फिर मराठा के बाद अचानक से अंग्रेज शासन किए, फिर अचानक से अंग्रेज के बाद मराठा शासन करने लगे। तो ये थोड़ा सा अगर हम इसको डिटेल में पढ़े ना तो समझ में आना चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैंने कहा ना, समय नहीं है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बात करना और छत्तीसगढ़ से मात्र 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो उतना डिटेल में पढ़ना
समय वेस्ट करना होगा आपका, तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब छत्तीसगढ़ में पुनः शासन किसका हुआ? मराठों का। अब छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए मराठा अधिकारी नियुक्त किए गए। इन मराठा अधिकारी को जिलेदार कहा गया, जिलेदार या जिल्हेदार, जिलेदार या जिल्हेदार कहा गया। तो फिर से प्रश्न बनेगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम जिल्हेदार कौन थे? तो उनका नाम याद रखना, कृष्ण राव अप्पा। यह प्रश्न बनता है, कृष्ण राव अप्पा। और इनका मुख्यालय रायपुर ही था। अब रतनपुर से पूरा मुख्यालय रायपुर शिफ्ट हो गया है, अब जितने भी काम होंगे सब रायपुर से होंगे। तो प्रथम कृष्णराव अप्पा थे, दूसरे अमृत राव थे, तीसरे सदरुद्दीन थे, चौथा दुर्गा प्रसाद थे, पांचवे इंटुक राव थे, छठवा सखाराम बापू थे, उसके बाद गोविंद राव आए, और अंतिम जो थे वो है गोपाल राव। तो आपके एग्जाम में अंतिम और प्रथम ही पूछा जाएगा। गोपाल राव ये अंतिम सूबेदार थे। इनका मुख्यालय रायपुर था। मैंने बताया जैसे कि आपको। इसके बाद क्या हुआ ना, 1853 में, 11 दिसंबर 1853 में रोग से ग्रसित होने के कारण नागपुर के अंतिम राजा रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपने डलहौजी की हड़प नीति के तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो जो डलहौजी थे उस समय, वो छत्तीसगढ़ भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हड़प नीति के अनुसार जो भोसलों का जो शासक राज्य था उसको हड़प लिया। अब भोसला के अंदर छत्तीसगढ़ भी आता था। ये भोसलों का अगर राज्य है, इतना शासन है इस एरिया पे होता था, तो ये छत्तीसगढ़ था। तो ये छत्तीसगढ़ भी तो भोसलों के अंदर था। तो डलहौजी ने ये पूरा एरिया हड़प लिया, ये पूरा एरिया हड़प लिया। तो ये पूरा एरिया हड़प लिया, तो छत्तीसगढ़ भी ऑटोमेटिक हड़प आ गया। अब छत्तीसगढ़ में कंप्लीटली 1853 के बाद से अंग्रेजी शासन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो प्रमुख घटनाएं थी उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहां से आधुनिक भारत की शुरुआत परफेक्टली हो रहा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।